अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल नील इनकम टैक्स रिटर्न इन एफबीआर। आप एफबीआर में नील इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह सबमिट कर सकते हैं? अगर आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप एफबीआर में नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो सबसे पहले जाऊंगा आईआरएस पे। तो ये मेरे पास एफबीआर का पोर्टल आ जाएगा, irs.fbr.gov.pk। आप डायरेक्टली इस लिंक पे भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल करेंगे आईआरएस एफबीआर तो वो भी आपको इस लिंक पे ले आएगा। तो मेरे पास ये आईआरएस की वेबसाइट आ गई। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये वार्निंग का साइन आ रहा होगा। तो सिंपली क्लोज पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आप अपने लॉगिन क्रीडेंशियल्स ऐड करेंगे। लॉगिन क्रीडेंशियल्स में सबसे पहले आपका सीएनएससी नंबर आ जाएगा और पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा जब आपने अपना एनटीएन बनाया होगा। तो आपको ईमेल आई होगी पासवर्ड की और पिन की। इसके अलावा अगर आपका एनटीएन नहीं बना हुआ तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके अपना एनटीएन भी बना सकते हैं। तो ये मेरे पास मेरे लॉगिन क्रीडेंशियल्स आ गए। इसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया मेरे पास ये डैशबोर्ड आ गया। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन, रेक्टिफिकेशन एंड सो ऑन। ये मेरे पास टैब्स आ रहे हैं। तो हमने जाना है डिक्लेरेशन पे। तो सिंपली डिक्लेरेशन के साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने डिक्लेरेशन पे क्लिक किया मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो गए। सबसे पहले आ रहा है रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स ओरिजिनल सिंप्लीफाइड। फिर आ रहा है रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल। तो मैं जाऊंगा रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल पे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये मेरा टैब जो है ये वाइट हो गया। तो ये मेरे पास तीन कॉलम्स आ रहे हैं। पहले कॉलम में सबसे ऊपर मेरे पास आ रहा है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू। सेकंड कॉलम में मेरे पास आ रहा है नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी कंपनी। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वो मेरे से पूछा टैक्स पीरियड, किस टैक्स पीरियड की या किस टैक्स ईयर की आप रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। तो मैं फाइल करना चाह रहा हूँ 2024 की। तो इधर 2024 लिख दूंगा। उसके नीचे वो मुझे पीरियड दिखा रहा है। जो हमारा टैक्स ईयर है वो यूजली स्टार्ट होता है जुलाई में और एंड होता है जून में। 99% केसेस में जो आपका टैक्स ईयर है वो सेम ही होगा। तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद क्लिक करूंगा कंटिन्यू पे। इसके अलावा अगर आपका टैक्स पीरियड गलत सेलेक्ट हो गया तो आप इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस से डिलीट करके नया टैक्स पीरियड दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया मेरे पास ये फॉर्म ओपन हो गया। ईयर आ गया 1141, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटरली फॉर कंप्लीट ईयर। तो सबसे पहले कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरी जो रिटर्न है इसको सेव कर देगा। अब देखिए मेरे पास ना सैलरी है, ना प्रॉपर्टी है, ना बिजनेस इनकम है, ना मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल की जिस पे मुझे कैपिटल गेन आया, ना मेरी कोई अदर सोर्स इनकम है, ना मेरी कोई फॉरेन सोर्स इनकम है या एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि मैं तो नील रिटर्न सबमिट कर रहा हूँ। तो आप जाएंगे टैक्स चार्जेबल पे। टैक्स चार्जेबल पे जाने के बाद आप जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स पे। अगर तो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है किसी चीज़ पे, सपोज कर लें मोबाइल सिम आपके नाम पे है, तो उस पर टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा जो आप लोड कर रहे होंगे। आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं बैंक पे, आप फाइलर नहीं है पहले, तो उस पर आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा। तो अगर किसी चीज़ पे आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो उसकी अमाउंट जो है आप एडजस्टेबल टैक्सेस में ऐड करेंगे। आप सपोज कर लें अगर मैं सेल फोन पे चला जाऊं इधर, ये देखें सेल फोन अंडर सेक्शन 236(1)(a। तो अगर मेरा सेल फोन पे टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। रेफरेंस नंबर में आपका जो सेल नंबर है वो आ जाएगा। तो सेल नंबर ऐड कर लेते हैं। कंटेंट्स में जाऊंगा, कंटेंट्स में मैं लिखूंगा कि ये प्रीपेड है या पोस्ट पेड है। तो हमारे केस में प्रीपेड है। और आगे जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा, हमारे केस में मोबलिंक है तो मोबलिंक लिख दूंगा और सबमिट पे क्लिक करूंगा। सपोज कर ले मेरे केस में ईयरली था, 12,000 की मैंने यूटिलाइजेशन की और इसमें 1250 टैक्स लग गया। तो कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। एज इट इज़ अगर आपने गाड़ी का टोकन टैक्स पे किया है तो प्लस पे क्लिक करेंगे आप, और गाड़ी का नंबर आ जाएगा और नीचे कंटेंट में आप लिख देंगे मेक मॉडल वेरिएंट, गाड़ी कौन सी है, किस कंपनी की है, इंजन कैपेसिटी कितनी है, 1000 सीसी है, 1300 सीसी है, व्हाट्सएवर, और कंपनी का नेम आ जाएगा। कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। तो ये जितनी भी डिटेल्स हैं जिनके आगे प्लस आ रहा है ये आपसे फर्दर डिटेल्स मांगेंगी। इसके अलावा अगर इंटरनेट बिल पे डिडक्ट हुआ हुआ है तो इधर आप अमाउंट लिखेंगे और आगे टैक्स की अमाउंट लिख देंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद पहले आप डिटेल्स ऐड करेंगे। तो रिसीट वैल्यू में आ जाएगा कितनी अमाउंट पे आपका टैक्स डिडक्ट हुआ, और टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड का मतलब है कितना टैक्स डिडक्ट हुआ। देन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी और जितना उस पर टैक्स डिडक्ट हो गया वो आ जाएगा। प्रॉपर्टी परचेज की है, ये देखें परचेज स्लैश ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो जितने की प्रॉपर्टी परचेज की है जो उसकी रजिस्ट्री पे आ रहा होगा और जितना उस पर टैक्स डिडक्ट हुआ उसकी डिटेल आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन की है, फेसबुक
पे एड्स लगाए हुए थे, उसकी आपने पेमेंट की है, या कोई भी फ़ॉरेन आपने कोई परचेजिंग की है, उसकी पेमेंट की है, तो उस पे आपका टैक्स डिडक्ट होता है फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन पे। तो अगर आपका वो टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है तो इधर वो अमाउंट आ जाएगी और इधर टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड की डिटेल आ जाएगी। तो सिंपली कंप्यूटेशन पे चलता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसको। तो ये देखें, मेरी कोई इनकम नहीं आ रही, सैलरी भी नहीं आ रही, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, फॉरेन इनकम, एग्रीकल्चर, कोई भी मेरी इनकम नहीं आ रही, टोटल इनकम मेरी कुछ नहीं आ रही, टैक्सेबल इनकम भी नहीं आ रही, कोई टैक्स नहीं लगा हुआ क्योंकि मेरी इनकम ही ज़ीरो है। और सिर्फ मेरा जो सेल फोन था उस पर टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है 1250। और क्योंकि मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है तो ये जो 1250 जो है मेरा रिफंडेबल इनकम टैक्स में आ रहा होगा, 1250 रुपये। तो यहाँ तक जो मेरी इनकम टैक्स रिटर्न है उसका पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के दो पार्ट होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट। और वेल्थ स्टेटमेंट में तीन चीज़ें आ रही होती हैं, आपके एक्सपेंसेस, आपके एसेट्स और रिकन्सलिएशन जो है। तो वेल्थ स्टेटमेंट पे चलता हूँ। सबसे पहले क्लिक करूँगा पर्सनल एक्सपेंसेस पे, तो सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। तो अगर आपने कोई एक्सपेंसेस इंकर किए हैं ड्यूरिंग द ईयर तो उसकी डिटेल्स इधर आ जाएगी। और सीधी सी बात है, अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपने एक्सपेंसेस तो इतने ज़्यादा इंकर नहीं किए होंगे। तो नीचे आ जाता हूँ, अदर पर्सनल स्लैश हाउस होल्ड एक्सपेंसिस में कोई मैं 40,000 के एक्सपेंसिस ऐड कर देता हूँ। सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद जाऊँगा मैं पर्सनल एसेट स्लैश लाइबिलिटीज़ पे। तो पर्सनल एसेट्स में सबसे पहले मेरे पास आ रही है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, एंड देन मेरे पास आ रही है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं आपने उनकी डिटेल ऐड करनी है। तो सिंपली ये डिटेल्स मांग रही है, जिसके साथ प्लस लिखा हुआ है उधर आपने फर्दर डिटेल ऐड करनी है। तो प्लस पे क्लिक करूँगा। आपकी अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो वो किसी विलेज में होगी, तो आप पूरा नेम लिख देंगे अपने विलेज का जो भी है, डाकखाना ABC, और आगे उसके बाद नीचे आप लिख देंगे कंटेंट में एग्री लैंड या एग्रीकल्चरल लैंड। उसके बाद आप लिख देंगे कितने केनाल की है, 70 केनाल है, 100 केनाल है, व्हाट्सएवर। और आगे आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि मैं तो एक स्टूडेंट की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ जिसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो सिंपली कैंसिल पे क्लिक करूँगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल प्लॉट है, या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, हाउस है, या कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे। तो प्रॉपर्टी एड्रेस में आप अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर ऐड करेंगे। कमर्शियल या रेजिडेंशियल में आप लिख देंगे हाउस। उसके बाद आप एरिया लिख देंगे, 5 मरला है, 10 मरला है। और देन आप अपनी सोसाइटी का नेम और सिटी का नेम लिख देंगे अगर सोसाइटी है तो, वरना आप सिर्फ अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नेम लिख देंगे या सिटी का नेम लिख देंगे। तो सिंपली कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। बिजनेस कैपिटल हमारे केस में नहीं है, बिजनेस करेंगे तो कैपिटल होगा। इक्विपमेंट नॉन बिजनेस को छोड़ दें। एनिमल नॉन बिजनेस, अगर आपने कोई गाय भैंस रखी हुई है, कोई घोड़ा रखा हुआ है, कोई कुत्ता रखा हुआ है, कोई एक्सपेंसिव, तो वो एनिमल नॉन बिजनेस में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट, अगर आपने किसी कंपनी में शेयर्स परचेज किए हुए हैं तो उसकी डिटेल इधर आ जाएगी। लेकिन आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है ना कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। डेट नॉन बिजनेस, अगर आपने किसी बंदे को उधार दिया हुआ है तो उसकी डिटेल इधर आ जाएगी। प्लस पे क्लिक करेंगे और इधर जिस बंदे को आपने लोन दिया हुआ है उसका CNC आ जाएगा और नीचे उसका नेम आ जाएगा। अगर आपके नाम पे कोई मोटर व्हीकल है तो उसकी डिटेल इधर आ जाएगी। प्लस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले मोटर व्हीकल का पूरा नंबर जो उसके बैक साइड पे लिखा होगा या कार्ड पे लिखा होगा वो आ जाएगा। नीचे आप लिख देंगे मोटरसाइकिल, उसकी 70 cc आ जाएगी और आगे जिस भी ब्रांड की बाइक है, होंडा, और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद है प्रीशियस पोजेशन, अगर तो आपके पास गोल्ड है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। प्रीशियस पोजेशन में सबसे पहले पूछ रहा है वो नेचर ऑफ एसेट, इधर ज्वेलरी लिख देंगे और कंटेंट में आप लिख देंगे, ये देखें गोल्ड आ जाएगा और आगे जितने तोला का आपका गोल्ड है वो आ जाएगा, 10 तोला है, 20 तोला है, या ग्राम्स में जिस तरह भी आपका गोल्ड है वो आ जाएगा। अच्छा जी, हाउस होल्ड इफेक्ट। हाउस होल्ड इफेक्ट में आपके आ रहे होंगे फर्नीचर एंड फिक्चर्स, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी आइटम्स हैं ये आपके हाउस होल्ड इफेक्ट में आ रहे होंगे। पर्सनल आइटम्स में आपके पास आ रहे होंगे लैपटॉप, मोबाइल, इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जैसे ही आप इस कॉलम पे क्लिक करेंगे ये आपको लिखने देगा। सपोज कर ले मैं हाउस होल्ड इफेक्ट कर देता हूँ 7 लाख के। ऐसे ही अगर आपके पर्सनल आइटम्स हैं तो पर्सनल आइटम्स पे आप क्लिक करेंगे और इधर आप लिख लेंगे और सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। एनी अदर एसेट,
ऊपर जितनी भी डिस्क्रिप्शंस गिवन है इनके अलावा कोई आपके पास एसेट है तो वो इधर आ जाएगा। सपोज कर लें कि आपने किसी सोसाइटी के प्लॉट की फ़ाइल खरीदी हुई है, तो वो जो फाइल है उसकी डिटेल इधर आ जाएगी। एसेट्स इन अदर्स नेम, आपके पास कोई एसेट है लेकिन वो किसी और के नाम पे है, तो उसकी डिटेल इधर आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी पाकिस्तान के बाहर कोई एसेट है तो उसकी डिटेल इधर आ जाएगी, लेकिन अगर आप नील रिटर्न फाइल करें तो यूजली आपके पास कोई आउटसाइड पाकिस्तान एसेट्स नहीं होंगे। उसके अलावा नीचे आ रही है क्रेडिट, मॉर्टगेज, एडवांस, बोरिंग, क्रेडिट, डिपॉजिट, लोन, मॉर्टगेज, ओवरड्राफ्ट पेबल। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है या किसी पर्सन से लोन लिया हुआ है तो उसकी डिटेल इधर आ जाएगी, या आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे। जिस बंदे से लोन लिया हुआ है उसका सीएनएसई आ जाएगा। अगर किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक का एनटीए नंबर आ जाएगा, और नीचे आप लिख देंगे लोन की टाइप कौन सी है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। अगर वैसे बंदे से लोन लिया हुआ है तो उसका नेम आ जाएगा। तो कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने आपको सारी वेल स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दी है। कैलकुलेट कर लेता हूँ एक दफ़ा। इसके बाद जाऊँगा रिकन्सलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे। तो ये देखिए, मैंने प्रायर ईयर की रिटर्न भी सबमिट की हुई थी, इस वजह से मेरे आ रहे हैं नेट एसेट्स प्रायर ईयर 20,75,000 के, और इस साल में आ रहे हैं नेट एसेट्स करंट ईयर 20,25,000। और मेरे एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज आया 50,000 का, क्योंकि 40,000 का मैंने एक्सपेंस बुक कर लिया और जो मेरे हाउस होल्ड इफेक्ट थे उसको मैंने थोड़ा सा डिक्रीज कर लिया। इनफ्लोज में मेरा कुछ नहीं आएगा। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, कोई इनकम नहीं है जिस पे टैक्स लगा हो, कोई ऐसी इनकम नहीं है जो एग्जम्प्ट हो, और कोई ऐसी इनकम नहीं है जो फाइनल फिक्स में जा रही हो। एडजस्टमेंट इन इनफ्लोज कुछ नहीं आ रहा। फॉरन रेमिटेंस मुझे कोई नहीं आई। अगर तो आप नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपको फॉरन रेमिटेंस आ रही है, आपका कोई भाई बाहर है या पेरेंट्स बाहर हैं और वो आपको रेमिटेंस लगवा रहे हैं, तो आपने रेमिटेंस की अमाउंट इधर लिख देनी है। और रेमिटेंस के केस में आपको पीआरसी मिलती हैं। जैसे ही आपके अकाउंट में रेमिटेंस लगती है तो आपको बैंक पीआरसी ईमेल कर देता है, तो वो आपने अमाउंट पीआरसी से देख के लिख लेनी है। और पीआरसी आपने टोटल करने हैं 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक, ये आपने याद रख लेना है पीआरसी की जो डेट आ रही होगी। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस मिल रही है तो इधर आ जाएगी, और इनहेरिटेंस मिल रही है तो उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, आपके कोई पेरेंट्स हैं वो आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दें, तो जिस अमाउंट की प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर रहे हैं वो इधर आ जाएगी उसकी वैल्यू। और एसेट्स में जाके वेल स्टेटमेंट में जाके आप प्रॉपर्टी में उसको ऐड कर देंगे उतनी वैल्यू से। अगर आप कोई एसेट सेल कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी जो उस पर गेन आया होगा। सपोज मेरे पास टीवी था, मैंने 50,000 का लिया और 60,000 का बेच दिया, तो 10,000 का गेन इधर मैं लिख दूंगा। ये सारे एडिटेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। इन सारे कॉलम्स में आप फिगर्स पुट कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस में मैंने एक्सपेंसेस डाले इधर पर्सनल एक्सपेंसेस में, और ये ऑटोमेटिकली आउटफ्लोज में रिफ्लेक्ट हो गए। आउटफ्लोज का मतलब ये है कि मेरे जो एसेट्स हैं वो जा रहे हैं। गिफ्ट, अगर मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया तो उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी, और कोई मैंने एसेट बेचा और उस पर लॉस आ गया तो इधर आ जाएगा। और एंड पे आ रहा है एसेट्स ट्रांसफर स्लैश सोल्ड स्लैश गिफ्टेड स्लैश डोनेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर मैंने कोई गिफ्ट किया है या मैंने कोई डोनेशन किया है या सेल किया है तो उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। अभी मेरा आ रहा है अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट। अगर तो आप फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो ये आपके जो नेट एसेट्स प्रायर ईयर हैं, ये देखें नेट एसेट्स प्रायर ईयर में कुछ नहीं आ रहा होगा, तो आप सारी की सारी अमाउंट जो है ये वाली जितनी भी आ रही होगी ये सारी उठा के आप नेट एसेट्स प्रायर ईयर में आप पेश कर देंगे। क्योंकि मैंने तो पिछले साल की रिटर्न सबमिट की हुई थी जिसकी वजह से उसने नेट एसेट्स प्रायर ईयर को ऑटोमेटिकली इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको उसने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपने अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट सारी की सारी उठा के आपने नेट एसेट्स प्रायर ईयर में पेश कर देनी है। वापस चलता हूँ पर्सनल एसेट्स पे। एसेट्स को टैली करने के लिए मैं अपनी जो कैश नॉन बिजनेस है इसको जीरो करूँगा, कैलकुलेट करता हूँ, वापस रिकन्सलेशन पे जाऊँगा। अब ये माइनस के साथ दिखा रहा है कि जो मेरे एसेट्स हैं वो 9,85,000 से कम है, तो सिंपली इसको कॉपी करूँगा माइनस के बगैर, और पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे जाके अपने कैश ऑन बिजनेस में इसको पेश कर दूंगा। तो जितना भी आपका डिफरेंशियल आ रहा होगा आप कैश ऑन बिजनेस में लिख देंगे। सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट भी है तो आप इधर प्लस पे क्लिक करेंगे और इधर आप इकट्ठा ही लिख देंगे कैश इन हैंड एंड बैंक। तो आप कैश इन हैंड एंड बैंक इकट्ठा भी लिख के आप 9,85,000 को इधर से उठा के आप इधर भी पेश कर सकते हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा। सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, दोबारा रिकन्सिलेशन पे जाता हूँ, तो ये देखें अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जीरो आ रही है। तो आपने अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट को जीरो करना है।
अगर आप अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट को जीरो नहीं करेंगे तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी, चाहे वो नील की है। ऊपर जाता हूँ, सेव कर लेते हैं एक दफ़ा, थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा तो ये मेरे पास ऊपर कुछ टैब्स आ रहे हैं। आपने जाना है एट्रीब्यूट पे, और एट्रीब्यूट पे जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं। इधर मेरे पास आ रहा है रेजिडेंस स्टेटस, रेजिडेंस स्टेटस के साथ ये नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑप्शन, और ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा। तो अगर आप रेजिडेंट है तो रेजिडेंट पे क्लिक कर लें, नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट पे क्लिक करें। रेजिडेंट का मतलब है कि आप पाकिस्तान में 183 डेज और मोर जो थे आप प्रेजेंट थे किसी भी टाइम साल में, 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक। तो रेजिडेंट पे क्लिक करूंगा, सेव कर लेता हूँ इसको। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे। जो मेरा 4 डिजिट्स का पिन होगा जब मैंने साइन अप किया होगा, वो 4 डिजिट्स का पिन लगाऊंगा, तो 4 डिजिट्स का पिन दूंगा और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, रिटर्न मेरे सामने से गायब हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिटर्न आपकी कहाँ गई है। तो जैसे ही आपने रिटर्न सबमिट की उसके बाद आप आएंगे कंप्लीटेड टास्क में, नीचे आ जाता हूँ, और कंप्लीटेड टास्क में आने के बाद आप जाएंगे डिक्लेरेशन पे, थोड़ा नीचे आ जाए तो ये देखें, ये आपका आ रहा है पीरियड 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024। तो ये आपकी रिटर्न जो है ये सबमिट हो चुकी है। इधर रिटर्न की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, आपका नेम आ जाएगा, आपका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा, ये पीरियड आ गया टैक्स ईयर 2024, ड्यू डेट 30 सितंबर 2024। अगर आपने रिटर्न डाउनलोड करनी है तो इस आई पे क्लिक करेंगे, ये देखें, और इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप हमसे भी रिटर्न सबमिट करवाना चाहें तो आप रीजनेबल प्राइस में हमसे रिटर्न भी सबमिट करवा सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।